अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैंने चश्मे वाला ही रास्ता इख्तियार किया था। चश्मे के करीब रुककर मैंने सैर होकर पानी पिया और वाटर बोतल भर कर आगे बढ़ गया। चश्मे से फरलांग भर आगे जाकर उतराई शुरू हो जाती थी। उतराई शुरू होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। चूँकि मैं बाकायदा किसी रास्ते पर नहीं जा रहा था, इसलिए सिमत की दुरुस्ती के लिए मैं गहे गहे कंपास पर भी नज़र डाल लेता था। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया और एक खुश्क नाले के करीब पहुंच गया। नाले के दरमियान बारिशी पानी के गिरने की वजह से रेत उभर रही थी और साथ में छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। झाड़ियाँ वगैरह नाले के किनारे पर मौजूद थीं। दरमियानी इलाका साफ था। नाले की चौड़ाई 50-60 गज के बकदर थी और बदकिस्मती से वहाँ 700-800 गज के फासले पर मौजूद टेकरी पर इंडियन आर्मी के एक सेक्टर का बेस मौजूद था, जहाँ से नाले का यह दरमियानी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था। झाड़ियों के अंदर लेटकर मैंने दूरबीन आंखों से लगा लिया। बेस पर गैर मामूली चहल पहल देखते ही मुझे यकीन हो गया कि उन तक ब्रिगेडियर प्रकाश के हलाक होने की खबर पहुँच चुकी है। 10 आदमियों का एक दस्ता मुझे बेस से नीचे उतरकर नाले की सिमत आता दिखाई दिया। वो यकीनन जय वकुआ की जानब रवाना थे। तमाम के तमाम हथियारों से लैस थे। वो नाले में उतरकर मेरी जानब बढ़ने लगे। उनके पीछे एक और दस्ता था जो नाले में आने की बजाय सीधे रास्ते पर चलते हुए वकुआ की जानब बढ़ता गया। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं तेज रफ्तारी से चलते हुए इस जगह पहुंच गया था, वरना यकीनन इनसे रास्ते में मुठ भीड़ होती है और ऐसी सूरत में मेरा मारा या पकड़ा जाना यकीनी था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वहीं छुपा रहूं। दूरबीन संभाल पैक में डालकर मैं जल्दी से झाड़ी के मजीद अंदर खिसक गया। झाड़ी के तने के करीब पहुंचकर मैं बिल्कुल साकत लेट गया, यूं कि अपने सांस की आवाज़ खुद मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही उनकी बातों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। वो पंजाबी और हिंदी दोनों ज़बानों में बात कर रहे थे। पंजाबी बोलने वाले शायद सिख थे। उनके करीब आने तक झाड़ी के तने और शाखों पर फिरते हुए चींटियों ने मेरे बदन पर मटर गश्त शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चींटियों को बदन से दूर झटकने से बाज नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान की अकबी जानिब और नाक की जड़ में दो ने बड़े मज़े से दांत गाड़ रखे थे, मगर मैंने पलक तक नहीं झपकी। ऐसी हालत में तो सने पर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम अज़ कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समातों से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़ेह फिक्रा यही टकराया था। ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दूसरी आवाज़ ने उसकी तरदीद की थी। वो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयारी की हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले की दाएं और दूसरा बाएं सिमत की निगरानी कर रहा था। यार, अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी। खजल खुआर कर रखा था बेगैरत ने। यह दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज़ थी। उसके साथी ने जवाब दिया, उसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सूरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छा इंसान था। घात लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर प्रकाश के लिए ही आए होंगे। मगर उसकी आवाज़ मादूम होती गई और तीसरी जोड़ी की आवाज़ मेरी समातों से टकराने लगी। अगर उनकी तादाद वाकई 8-10 है तो हम 10 बंदे उन्हें कैसे रोकेंगे? उसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना हैं। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी अभी झाड़ियों में जहां मैं छुपा था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। उसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आ जाना। ठीक है कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। आखिरी जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है। उसके दूसरे साथी का कहका उसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए, जबकि सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। उसका रुख मेरी जानिब था, मगर उसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे थीं। मैं उस वक्त झाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई जुज़ भी गिली सूर से बाहर नहीं था।
सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की क्रीम मैंने पूरे चेहरे पर थूपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े की कुतरने इस अंदाज से बांधी हुई थी कि सिवाय राइफल के दिहाने के कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। अचानक फिजा में वायरलेस सेट की आवाज़ गूंजी। यकीनन सुरेश का वॉकी टॉकी बोल रहा था। नंबर 5 सेंड योर लोकेशन ओवर। सफ़ेद नाला, जंगल मोड़ ओवर। दूसरी आवाज़ ने अपनी जगह बताई। यकीनन इस नाले का कोड नाम सफ़ेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जुनूब की जानिब मुड़ रहा था। नाले की मगरबी तरफ उनका सेक्टर बेस था। बेस के नीचे भी छदरे छदरे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरकी तरफ काफ़ी घने दरख्त फैले हुए थे जो नाले के साथ दूर तक चले गए थे। जुनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज़्यादा हो गई थी और दरख्त बतदरीज जवानब की टेकरियों तक फैल गए थे। उनमें चीड़ो दयार के बुलंदो बुलंद दरख्तों के साथ साथ झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे। तूंग के सदाबहार दरख्त भी बकसरत बिखरे हुए थे और इन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादे को छोड़ गया था। स्नाइपर्स के नुक्ता नज़र से अब यह इलाका महफूज नहीं रहा था, मगर अपने साथी को साथ लेना निहायत ज़रूरी था। अगर हवालदार सादिक वहाँ छुपा हुआ न होता तो यकीनन मैंने नाले नाले में आगे बढ़ जाना था और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैं कहीं दूर निकल गया होता। अपने साथियों को चौकन्ना होने की हिदायत दे दो और तमाम को बता दो कि यहाँ सिर्फ एक बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं। वह बहुत अच्छा निशानेबाज और मंजा हुआ स्नाइपर है। उस एक ही ने हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लें ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपने जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। राजर नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया। किसी भी छोटी से छोटी बात की फौरन इतला देना। कैंप लिसनिंग आउट। आकाम देने वाले ने उसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया। नंबर 6 सेंड योर लोकेशन ओवर। जवाब मिला नाला रोड जंक्शन ओवर। कॉपीड मैसेज सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की ज़रूरत उसने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 से भी सुन रहा था। राजर नंबर 6 की तरफ समझ जाने वाली इतला के मिलने पर वह उसे भी लिसनिंग पर रखकर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मर्तबा उसने नंबर 7 पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज़ फिजा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वाकी टाकी सेट की तरफ मुतवज्जे रहा और फिर मुट्ठी में रेत भर कर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त उसकी नज़र गैर इरादी तौर पर उस झाड़ी की तरफ उठी जहाँ मैं छुपा हुआ था और उसकी बदबख्ती कि मैंने उसे चौंकते देखा। मुसलसल इस जानब घूरने पर उसे मेरी हियत ने चुका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा था, इसलिए झाड़ियाँ वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका था। बेल्ट बांधे बगैर वो ज़मीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके हथियार संभलने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। ठग की आवाज़ के साथ उसके सर में रोशनदान खुल गया था। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से बाहर निकला और उसकी लाश को घसीट कर झाड़ी में फेंक दिया। उसका वाकी टाकी सेट मुझे करामद लगा। वाकी टाकी सेट और इजाफी बैटरी उठाकर मैंने पास रख लिया और फिर झाड़ियों की ओट में रहते हुए मैंने उसके जाने वाले साथियों की तरफ निगाह दौड़ी। वो फरलांग भर आगे निकल गए थे। दूरबीन निकाल कर मैंने बेस की तरफ निगाह दौड़ी। एक आदमी मुझे टहलता हुआ नजर आया। इस जगह से नाला बूर करने में देखे जाने का सख्त खतरा था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर बेस की तरफ रवाना हो गया। वाकी टाकी सेट की आवाज़ कम करके सेट मैंने ऑन रहने दिया था। जल्दी सेट से सुरेश को पुकारा जाने लगा। नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश ओवर। नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश ओवर। बार बार सुरेश को पुकार रहा था। फिर जैसे उसने वक्फा किया, सेट से एक दूसरी आवाज़ बुलंद हुई। वैसे ज़्यादातर नाजरीन तो जानते होंगे, मगर जिनका कभी वायरलेस सेट से वास्ता नहीं पड़ा, उनकी इतला के लिए बतलाता जाऊं कि वायरलेस सेट पर जब एक तरफ से बात हो रही हो तो सुनने वाला बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बोलने वाले को ओवर कहकर अगले को मौका देना होता है। इस ज़माने में ये भी याद रहे कि कंट्रोल उसको कहते हैं जो किसी जगह मौजूद तमाम पार्टियों को कंट्रोल कर रहा हो और वायरलेस पर पैगाम भेज रहा हो। कंट्रोल नंबर 5 ओवर। यस नंबर 5 फॉर कंट्रोल ओवर।
वो कंट्रोल को जवाब देने लगा। नंबर 5 निक नेम सुरेश कहाँ गया है और जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो रफ़ा हजत के लिए रुका था। 15-20 मिनट होने को हैं, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसकी तलाश में आदमी भेज दिया है। ओवर। अकेला आदमी नहीं भेजना, तमाम को वापस लेके जाओ। आर्या पेंट जल्दी से रिपोर्ट भेजो। ओवर। कंट्रोल से बोलने वाले का लहजा काफ़ी सख्त और तंबीही था। राजर। नंबर 5 जल्दी से बोला, मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कदमों में खुद ब खुद तेजी आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बेस के नीचे से होकर नाला अबूर कर रहा था। इस जगह मैं बेस से भी नज़र नहीं आ रहा था और नाले में मौजूद दुश्मन की नज़र से भी ओझल था। नाला अबूर करके मैं जूही झाड़ियों में घुसा। वाकी टाकी एक मरतबा फिर बोल पड़ा, नंबर 5 फॉर कंट्रोल। ओवर। उसकी आवाज़ सख्त घबराई हुई और मुतवहिश थी। ये सोवर। कंट्रोल की भरी आवाज़ उभरी, सुरेश कत्ल हो गया है। नंबर 5 घबराहट में लहजे में बोला था, हरी अब पोजीशन ले लो, वो यहीं कहीं छुपा है। मैं बाकी पार्टियां भेज रहा हूँ, जवानों को कहो आड़ में रहें। राजर। नंबर 5 ने कहा, कंट्रोल फॉर लाली सेक्टर बेस। ओवर। कंट्रोल यकीनन उसी बेस को रब्ता कर रहा था जहाँ से मैं गुजर कर आया था। बेस फॉर कंट्रोल, सेंड योर मैसेज। ओवर। क्या अपने आदमी तुम्हारी नज़र में हैं? ओवर। यस, मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवर। क्या उनके अलावा कोई हरकत नज़र आ रही है? नो, अब तक तो नज़र नहीं आई। जैसे ही नज़र आई मैं आपको बता दूंगा। ओवर एंड ऑल। कहकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को सफ़ेद नाले की तरफ इकट्ठा होने की हिदायत जारी करने लगा। मैंने उनकी गुफ्तगू के इख्तिताम पर वाकी टाकी को बंद कर दिया, क्योंकि मुसलसल चलने पर बैटरी ने ख़त्म हो जाना था। गोए की इजाफी बैटरी मेरे पास मौजूद थी, मगर फिर भी अक्लमंदी का यही तकाजा था कि मैं वाकी टाकी के इस्तेमाल में किफ़ायत से काम लेता। उनकी गुफ्तगू ने मेरे कदमों में बिजली भर दी थी। मैं जितना जल्दी वहाँ से गायब हो जाता बेहतर था। अगर एक बार वो जंगल को घेरे में ले लेते तो यकीनन मैंने चूहेदान में फंस कर रह जाना था, बल्कि मेरे साथ उस्ताद सादिक ने भी मारा जाना था। किलोमीटर भर सफ़र तय करने के बाद मैं थोड़ा सा रुका। संभाल पैक से नक्शा निकालकर मैंने अपनी सिमत दुरुस्त की और फिर चल पड़ा। जल्द ही मुझे इमदादी निशान नज़र आ गया। यह चीड़ का एक बुलंद दरख्त था, जिसके तने पर मैंने जाते वक्त मखसूस निशान लगाया था। वो दरख्त नज़र आते ही मेरे लिए रास्ते की शनाख्त आसान हो गई थी। इस दरख्त से 200 कदम जनूब की जानिब एक छतरीनुमा दरख्त जो ज़रा सा मशरक़ की जानिब झुका हुआ था, निशान रहा था। छतरीनुमा दरख्त के बाद चीड़ का एक टूटा हुआ दरख्त इसी सीध में मौजूद था। आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो दरख्त निस्फ तने से कट गया था। एक निशान मिल जाने के बाद बाकी निशान मिलते चले गए। टूटे हुए तने वाले दरख्त से आगे मुझे 15-20 मिनट लगे और इसके बाद मैं ठीक उस मकाम तक पहुंच गया था जहां मैंने उस्ताद सादिक को छोड़ा था। उस्ताद सादिक, मैंने हर एहतियात बलाए ताक रख कर उसे आवाज़ दी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना असूलन तो मुझे वहाँ बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादिक खुदा न खासा किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहाँ मेरी घात में बैठा होता। मैं यहाँ हूँ। मुझे उस्ताद सादिक की आवाज़ ताज़ा झोंके की तरह महसूस हुई थी। मैंने आवाज़ की सिमत का तयन करते हुए उस तरफ निगाह दौड़ी। वहाँ 3 दरख्त आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि एक फैले हुए घने दरख्त की सूरत इख्तियार कर गए थे। अगर वो मुझे आवाज़ न देता तो मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहता। चलें सर, हमें फिलफौर यहाँ से दूर जाना होगा। उन दरख्तों के नीचे जाकर मैंने नज़रें उठाई, मगर इस बार भी मुझे घनी शाखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया था। फिर इस शाखों में हरकत हुई और उस्ताद सादिक का चेहरा नजर आया। मिशन का क्या हुआ? उसने छूटते ही पूछा। सर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटा हूँ, मगर अब तफसीलात बताने का वक्त नहीं है, हमें चलना चाहिए। ज़ीशान, मुझे लगता है मेरे पाँव की हड्डी करेक हो गई है, पाँव सूज गया है। इस पाँव के साथ चलना एक ख्वाब ही होगा। उसकी आवाज़ में गहरे तअस्सुफ़ की झलक थी। मगर सर, थोड़ी देर बाद ये जंगल दुश्मन के घेरे में होगा। उसने कहा, मेरी मानो तो निकल जाओ, कम अज़ कम एक का जिंदा लौटना दोनों की शहादत से बहुत बेहतर होगा। अगर मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश करो तो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता। वो कता कलामी करते हुए बोला, यकीनन वक्त ज़ाय कर रहे हो, अब तक आप काफ़ी दूर निकल गए होते। सही कहा,
मैं इत्मीनान से बोला, वैसे मुझे उम्मीद है इन दरख्तों पर 2 आदमियों के छुपने की गुंजाइश मौजूद है। बेवकूफ़ मत बनो ज़ीशान, उसने मुझे डांटा। अगर ये बेवकूफ़ी है तो मैं बेवकूफ़ भला। मैं राइफल कंधे से लटका कर दरमियान वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। जानते भी हो एक स्नाइपर तैयार करने में कितनी मेहनत और पैसा खर्च होता है, और इतनी मेहनत के और खर्च के बाद भी किसी शख्स का अच्छा स्नाइपर बनाना यकीनी नहीं होता। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, यह बात मुझे यहाँ भेजने से पहले सोचना चाहिए थी। वो जीत होकर बोला, वो मिशन था और ये इबादत है। मैं एक मजबूत शाख मुंतखब करके छुपने के लिए मचान बनाने लगा। जीशान, आप अच्छा नहीं कर रहे। उस्ताद जी, एक बात कहूँ? कहो। आप अपनी तवनाई क्यों ज़ाय कर रहे हैं? वो गहरा सांस लेकर खामोश हो गया। अच्छा, तफसील नहीं सुनोगे? सुना दे यार, उसने बेबसी से कहा, और मैं उसे तफसील से अपनी कार्रवाई के बारे में बताने लगा। इस दौरान मेरे हाथ काम से गाफिल नहीं हुए थे। मेरी बात ख़त्म होते ही उसके मुंह से बेसाख्ता तारीफ़ी कलमे अदा हुए। शाबाश, आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इससे ज़्यादा की तवक्को एक मंजे हुए स्नाइपर से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या करेंगे? मैं मुस्तफसिर हुआ। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। इसे राय का इजहार नहीं, लठ मारना कहते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, तो समझ लो अब हम लठ मारने जोगे ही रह गए हैं। अच्छा, ये देखो। मैंने वाकी टाकी निकाल कर उसे दिखाया। ये आखिरी मकतूल से छीना है ना? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी। वैसे उसे मारकर आपने दुश्मन के लिए सहूलत पैदा कर दी है, उसने तासुब भरे अंदाज में कहा। मैंने कहा, उस्ताद जी, मैं मजबूर था, वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि ऐसा करके मैंने दुश्मन की तलाश को एक मुतय्यन रुख मुहैया कर दिया है। अब उनकी सारी तवन्नायाँ इस जंगल को घेरने में सर्फ होंगी। हाँ, मैंने उनकी गुफ्तगू वायरलेस पर सुनी है। वो जंगल को घेरने का मंसूबा बना रहे थे। अच्छा, अब इसे ऑन करो ताकि पता चल सके कि हम कब तक उनके हत्थे चढ़ने वाले हैं। ये बदशगुनी की बातें आपको जेब नहीं देती। कहते हुए मैंने वाकी टाकी ऑन कर दिया, मगर दुश्मन के किसी आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। चंद लम्हे तक खाली शां शां सुनने के बाद उस्ताद सादिक बोला, गालिबन उन्हें वाकी टाकी के गायब होने का पता चल गया है और उन्होंने फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दी है। मगर उसी वक्त वाकी टाकी से उभरती कंट्रोल की आवाज़ ने उस्ताद सादिक के अंदेशे को झुठला दिया था। वो कॉल साइन नंबर 5 और नंबर 6 से उनके लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। पता चला कि वो दोनों ग्रुप जंगल की मगरबी तरफ सफ़ेद नाले में पोजीशन ले चुके हैं। जनूबी सिमत करीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक और ग्रुप पहुंच गया था, जो अगले मोर्चों से एक एक दो दो आदमी इकट्ठे करके जमा किया गया था। उस ग्रुप के साथ कंट्रोल का रब्ता किसी बड़े वायरलेस सेट पर था, क्योंकि वो लोग वाकी टाकी की रेंज से दूर थे। उनकी बाबत शुमाली और मगरबी अतराफ में मौजूद पार्टियों को कंट्रोल ने आगाह किया था। कंट्रोल बार बार उन्हें एहतियात से हरकत करने की तलकीन कर रहा था, क्योंकि वो एक स्नाइपर के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे। एक ऐसा स्नाइपर जो उनके 9 बंदों को हलाक कर चुका था। बस अब बंद कर दो। उस्ताद सादिक ने मुझे वाकी टाकी बंद करने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद सूरत हाल मालूम करेंगे। इसकी एक इजाफी बैटरी भी साथ लाया हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया, मगर वाकी टाकी ऑफ करना मैं नहीं भूला था। हूँ कहकर उसने किसी भी किस्म का तज़किरा करने से गुरेज किया था। सूरज काफ़ी देर हुई पहाड़ों में गायब हो चुका था। अब अंधेरा गहरा होने लगा था। शायद वो रात को जंगल में घुसने की कोशिश न करें। मैंने अंदाज़ा लगाया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनका घेरा मुकम्मल हो चुका है तो वो सुबह तक कार्रवाई मौखर कर सकते हैं, मगर यह भी हकीकत है कि पूरी रात इंतज़ार में उनका नुकसान है। मैंने पूछा, वो कैसे? जाहिर है हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाज़ा ही तो है, और अंदाज़ों का गलत होना हैरान कुन नहीं होता। आपके पास पानी मौजूद है या ख़त्म हो गया है? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। थोड़ा सा होगा, चाहिए क्या? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी वाटर बोतल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, नामालूम कब तक छुपना पड़े। चश्मे की जगह मुझे मालूम है, मगर फासला ज़्यादा है। मैंने इंकशाफ किया। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए तो फिर उनकी तलाश आसान होगी। ये आर्जी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर ज़ाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है,
हाँ, उसने मज़े अंदाज में कहा। कुछ तो यूँ कह रहे हो जैसे दसियों खाने यहाँ मौजूद हैं। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ न कुछ तो मौजूद है ना। अच्छा फिलहाल गुफ्तगू से परहेज करो। नाइट विजन साइड से चारों जन्म के इलाके को यहीं बैठे बैठे देख लो। क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। नाइट विजन साइड की क्या ज़रूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट जो मौजूद है। मैंने वाकी टाकी ऑन किया। चंद लम्हों की शां के बाद एक आवाज़ उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन। ओके, रिपोर्ट देंगे नंबर 5। नंबर 5 ने अल्फ़ाबेट की ज़बान में जवाब दिया, आस्कर करो। नंबर 6। कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा। आस्कर करो, नंबर 6 ने जवाब दिया। फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतलका पार्टी लीडर जवाब देता गया। साहब अच्छा की रिपोर्ट लेकर उसने पार्टियों को अगले हुक्म का इंतज़ार का मुजदा सुनाया। यकीनन उसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजरने का इंतज़ार करने की बाबत हुक्म सुनाना था। मैं भी वाकी टाकी बंद किए बगैर महवे इंतज़ार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहरे रहकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मौखर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वाकी टाकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। उन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे।